नमस्कार स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। आज एक बहुत ही करंट टॉपिक और करंट केस के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज झारखंड पीएससी का पेपर हुआ है, झारखंड पीसीएस सर्विसेज का पेपर हुआ है और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स के साथ ये पेपर डिस्कस करें और कोशिश करें देखने की कि वो सब ये चेक करके देखें कि कितने सवाल उनके सही हुए हैं और कितनों में अभी उनको और प्रयास और तैयारी की ज़रूरत है। तो बिना वक्त लगाए आज जल्दी से चालू करते हैं अपने सवालों को, क्योंकि हमारे पास 100 सवालों का पूरा कलेक्शन है जो कि आज के पेपर में आया है। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अभी यूपीपीएससी के लिए पेपर में बैठने की सोच रहे हैं, जिनने अपने फॉर्म भर दिए हैं, जिनके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो उनको इन पेपर्स को और इन क्वेश्चंस को जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सीधा सीधा लिंक और मिल जाता है कि किस तरह के सवाल हमारे सामने भी पेश होने वाले हैं 1 महीने बाद। तो चलते हैं, अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये है कि नीति आयोग हैज़ डेवलप्ड अ कंपोजिट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी विच एग्रीगेट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ईच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी and classifies state and achievers, front runners, performers and aspirants. On the basis of this composite index, which of the following state is not a front runner? तो एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी आज बहुत ही तेज़ स्पीड रहेगी, क्योंकि हमें 100 सवालों की कड़ी पूरी करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए और हम चाहते हैं कि वो कहीं से भी किसी भी सवाल में उन्हें ये ना लगे कि हम ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं और उनको ऑप्शंस का जवाब, जो क्वेश्चंस के जवाब हैं वो समय से मिल रहे हैं। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो साथ ही जो हिंदी का पोर्शन हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसमें भी देखते जाएं और अपना तैयारी बनाते जाएं। उन्हें ये नहीं लगे कि अगर ये इंग्लिश का पढ़ रही हैं, हम इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो उनका तैयारी कहीं से छूट जा रहा है। वो हिंदी से भी अपना तैयारी बनाते चलें और देखते चले कि सही जवाब क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एसडीजी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबरर्स, ऑप्शन नंबर डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। Which one of the following body is not associated to Britain's Wood Institution? इसमें से कौन से संस्थान ब्रिटेन वुड संस्थान से संबंधित नहीं है, जुड़े नहीं है? ऑप्शंस में हमारे पास वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस। ये ब्रिटेन वुड का हिस्सा नहीं रहा है। फोर्थ सवाल पे चलते हैं। आप सवालों के तरीके से जान रहे होंगे कि कितना क्वेश्चन पॉलिटी का आया है, कितना क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आया है, कितना हमारा स्टैटिक्स का पोर्शन है। बहुत ही हमने ये जल्दी में बहुत इसके आंसर्स ढूंढे, आज इनके आंसर सर्च किए कि हम आपके पास जल्दी से इनके आंसर की ला सकें और आप देख सकें कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो देखते चलिए। चौथा सवाल है हमारे पास। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एनएएमपी covering 312 cities, towns in 29 states and 6 union territories of country, which of the following combination has been identified for regular monitoring at all locations? इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास और इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर एंड फाइन पर्टिकुलेट मैटर। चलते हैं फिफ्थ सवाल पे। फिफ्थ सवाल हमसे पूछ रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्रों की वंशांगत का सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन है हमारे पास, वाल्डेयर, मेंडल, सूटन एंड बोवेरी एंड म्यूलर। और इसका सही जवाब है सूटन एंड बोवेरी। 6th क्वेश्चन है हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज। तो हिग्स बोसोन को हम गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। हम अपना ये मार्कर एक ले लेते हैं जिससे कि आपको मार्क कर देंगे सवाल के आंसर्स, जिससे आपको ये सब इजी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है गॉड पार्टिकल्स। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे मार्कर सही से वर्क नहीं कर रहा है स्क्रीन पर, तो हम आपको ऐसे ही डिक्टेट करेंगे आंसर और आप अपने आंसर्स को मैच करते रहिएगा। तो हम अपने 7 सवाल पे आ चुके हैं। 7 सवाल हमसे पूछ रहा है इफ़ द रुपीज़ पर US डॉलर एक्सचेंज रेट changes from 60 rupees to 65 in a time period by the market forces it implies।
तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, नो चेंज इन एक्सचेंज रेट या डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। और इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, रुपए का मूल्यह्रास होगा। चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे तरीके के हार्ड लेवल के सवाल पूछे गए हैं, पर जिसकी प्रिपरेशन पूरी है उनको कहीं से भी इन सवालों में फंसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है, और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुपरसोनिक वेव्स। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल किन इन 4 फैक्टर्स में से किन फैक्टर पे वो निर्भर करती है? प्रेशर, डेंसिटी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, और टेम्परेचर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, डेंसिटी। विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट। तो इसमें हमारे पास हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बेड बग और मॉस्कीटो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पाइडर। 10th सवाल पूरा हो गया है हमारा। 11th क्वेश्चन कह रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये सवाल है हमसे। ऑप्शन ए है लेज़र, ऑप्शन बी थर्माइनिक एमिशन, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, वैद्युत संदीप्ति। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इसका आंसर है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज digital signal, analog and digital signal both, none of analog and digital signal, and analog signal। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, analog and digital signal both। 14th question, nitrogen is taken by plants in the form of oxide, nitrate, nitric acid या chloride। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। 15th क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है बिट, बाइट, गीगाबिट या क्यूबिट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्यूबिट। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग, फसल चक्र का ये जो फसल चक्र है पूरी, मक्का फिर आलू फिर गन्ना और फिर मूंग, इसका ये किसका उदाहरण है? कितना साल लगता है इसे कंप्लीट होने में, क्रॉप रोटेशन को? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल। और इसका सही जवाब है 2 साल, ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन, द बोटानिकल नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट इज। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ट्रिटिकम एस्टिवियम, ट्रिटिकम मोनोकम, ट्रिटिकम डूरम और ट्रिटिकम डाइकोम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 2,4,5-T, पेंडिमेथिलिन, सीमाजिन और 2,4-D। और इसका सही जवाब है 2,4,5-T, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली की जो सबसे हानिकारक जो एक रोग है, एक बीमारी है, तो उसमें से कौन सा है? डैम्पिंग ऑफ, पाउडरी माइल्ड्यू, नन ऑफ दीज या टिक्का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टिक्का। चलते हैं अपने 20th सवाल पे। 20th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन द टाइम ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वॉज नोन एज। ये हिस्ट्री के सवाल आ गए हैं हमारे पास, एंशिएंट से शुरुआत हो चुकी है। तो हमने भी देखा कि हमारे पास अभी फूड कल्चर पे और फूड हैबिटेट पे सवाल थे, उससे पहले ज्योग्राफी के सवाल थे, पॉलिटी के सवाल थे, और अभी हमारी शुरुआत हो गई है हिस्ट्री के सवालों से। और पहला सवाल हमारे पास आया है कि मुगलों के समय झारखंड के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस में है आटवी, अरण्य, वनांचल और कुकरा। और इसका सही जवाब है कुकरा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमने पेपर सेट उठाया है, ये सारे ही सेट्स को मैच करेगा, जितने भी
सेट हुए होंगे इस पेपर के, तो ये एकदम जेन्युइन आज जो झारखंड पीएससी का पेपर हुआ है वही पेपर है। और आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। आप ये मैच कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो और आपने ये पेपर दिया है तो आप मैच कर सकते हैं कि आपके जवाब और हमारे जो हमने जवाब खोजे हैं उसमें से क्या अंतर आ रहा है, किसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और भावी सारे ही बच्चे, सारे विद्यार्थी, सारे जो स्टूडेंट्स आगे आने वाले यूपी पीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बैठने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा लिंक मिल जाता है, पूरा आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट का कितना ज़्यादा प्रोपोर्शन रहता है पेपर में और कितना ज़्यादा अपीयरेंस वाले सवाल होते हैं जो कितनी ज़्यादा डेप्थ से या गहराई से पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छा एक आउटलुक मिल जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए एकदम बूंद साबित होने वाला है, एकदम वरदान की तरह साबित होने वाला है अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन कह रहा है द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ। ऑप्शंस हैं सिंहभूम, पाकुर, चतरा और पालामू, और इसका सही जवाब है सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भागीरथ, दूबिया गोसाइन, जत्रा भगत और गंगा नारायण, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नारायण। चलते हैं 23rd सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वैरायटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। आमों के जो शहर माना जाता है मलिहाबाद को, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ये शहर, वहीं पे ही आम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मैंगो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वहीं होता है। तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रजाति है आम की, इन चारों में से, इन चारों ऑप्शंस में से, जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, भारत के बाहर भेजा जाता है। ऑप्शंस में लंगड़ा, चौसा, गौरजीत और अल्फोंसो है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्फोंसो। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विडो रिमैरिज इज डैश ट्राइब इज कॉल्ड अ मयारी। तो आदिवासियों में विधवा पुनर्वाह को मयारी कहते हैं। ये इसमें से कौन सी आदिवासी जात है जिसमें विडो रिमैरिज, अगर विधवा का अगर पुनर्विवाह कराया जाता है तो उसको मयारी कहते हैं? असुर, उरांव, कोरवा और हो, और इसका सही जवाब है कोरवा। व्हाट डज घुमकुरिया मीन। घुमकुरिया का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, सिमेट्री, यूथ डॉर्मेट्री, डांसिंग प्लेस या प्लेस ऑफ वर्शिप, और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूथ डॉर्मेट्री या युवा गृह। तो अगर देखा जाए तो हमने एक तरीके से 25% सवाल अपने आज के वीडियो के पूरे कर लिए हैं। 25 सवाल पूरे कर लिए हैं 100 जीएस के सवालों में। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं पे भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ही वीडियो देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। हर क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंस अपने साथ लेके चल रहा है कि इस तरह के सवाल और इस तरह का ही आगे आउटलुक आपके आने वाले पेपर्स में मिलने वाला है। तो कहीं से भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो एंड तक देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर्स अब लगने वाले हैं इस महीने से आगे आने वाले 3 महीनों तक बहुत से पेपर होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो उन सारे ही पेपर्स के विद आंसर की आपको सोल्यूशन मिलेगा हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हम कभी भी कोई भी वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफाइड हो जाए और आप हमारे वीडियो जल्द से जल्द देखें। चलते हैं अपने 26 सवाल शुरुआत करते हैं अगली पारी की। तो सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खरिया। ऑप्शन है कर्मा, फागो, जेठ, नवखिया और माघे, और इसमें हमारे पास इसका सही जवाब जो है वो है कर्मा। चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। द हैबिटेट ऑफ ट्राइब इज नोन एज टांडा। तो आदिवासियों का निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है। इसमें से कोई एक आदिवासी ट्राइब है जिनका जो निवास स्थान है वो टांडा है। ऑप्शन है बिरहोर, मुंडा, मल पहाड़िया और करमाली, और इसका सही जवाब है बिरहोर। तो हमारे पास 28 सवाल पे आ जाते हैं हम। आयरन स्मेल्टिंग, लोहा गलाना इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ विच ट्राइब। इसमें से कौन सी ट्राइब का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है ये? ऑप्शन ए है असुर, फिर बिरजिया, कोरबा और करमाली, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असुर ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स। मंदिरों का नगर माना जाता है इनमें से किसी एक प्लेस को। ऑप्शन है रामजरी, नरसिंहपुर, मलूटी और सिसई, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलूटी। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ऑप्शन है हमारे पास सिक्किम,
तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड? और इसका बिल्कुल सही जवाब है तिब्बत में पाया जाता है माउंट कैलाश। क्वेश्चन नंबर 31, द केव्स ऑफ पालकोट आर लोकेटेड इन। पालकोट की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? रांची, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग। और इसका सही जवाब है गुमला, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following, question number 32, which of the following combination of nuclear power plant and state is wrong? इसमें से कौन सा जो मेल है न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसकी जगह जहाँ पे वो है स्थित है, उसमें से कहाँ पे मतलब ये नहीं जो भी एक करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, मतलब जैसे कैगा जो है उत्तर प्रदेश में है नहीं है, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो मैच है या मेल है वो गलत है। तो कैगा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम कर्नाटक, ककरापुर गुजरात और कुडनकुलम तमिलनाडु। और इसमें से जो गलत मैच है वो है ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज कैपिटल गेन टैक्स, लैंड टैक्स, वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following classical dance in its present form has influence of Mughal tradition? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ऑप्शन है कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। और इसका सही जवाब है कथक। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। कौन सबसे ज्यादा सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये शिप्स के लिए और भी चीज़ें जो हम कैरी करते हैं सबमरीन्स वगैरह वाटर में। तो ऑप्शन से अजोला, इकॉर्निया, ट्रैपा और वोल्फिया। और इसका सही जवाब है इकॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। 36 सवाल हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल। कौन सा इसमें से लौह धातु का एक अयस्क है? ऑप्शन है क्रोमाइट, मैल्काइट, बॉक्साइट या हेमेटाइट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। 37 सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन लाइफ? कंपटीशन, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यू या इनफॉर्मल टाइज? इसमें से कौन सा शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, अवैतविक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश और अनौपचारिक संबंध। और इसका सही जवाब है इम्पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो शहरी जीवन की विशेषता में नहीं आता है, वो एक हिस्सा नहीं है शहरी जीवन का। चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज कॉल्ड। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है रिपब्लिक डे, मार्टियर्स डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे या पूर्ण स्वराज डे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्वराज डे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन? सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही डेप्थ में ये सवाल पूछा गया है। इस तरह की अगर हम क्वेश्चन से देखें तो हम देख रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है वो हार्ड सेट किया गया है और वो एक नॉर्मल प्रिपरेशन से, एक रेगुलर प्रिपरेशन से नहीं, उसके लिए आपको कुछ अलग हट के करना ही पड़ेगा अगर आप इस तरह के सवालों का डट के सामना करना चाहते हैं आंसर्स के साथ। तो इसी तरह से अगर आप हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे तो जो जीएस क्वोशंट है आपका दिन बर दिन बहुत हाई होता जाएगा। और जो कि मेन हमारा नाम ही है चैनल का कि डेली जीएस डोज, जो आपके रेगुलर जीएस डोज का जो आपका दिमाग डेली पाता है जीएस डोज को, उस क्वोशंट को, उस पैरामीटर को हमको बढ़ा के ऊंचे तक ले जाना है, उस लेवल को हमें हाई करना है कि आने वाले कितने भी कठिन पेपर्स में कैसे भी जटिल सवाल आपके सामने आए, आपको हिचकिचाहट ना हो उनको सही मार्क करने में, आपको उनके आंसर पहले से ही मालूम हो। और ये तभी होता है जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार तरह तरह के सवालों का जवाब खोजते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही एक फेमस कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये जो हम आज कर रहे हैं, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं आंसर्स, और आप हमारे सामने बैठ के सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस सवाल का क्या सही जवाब है, यही प्रैक्टिस है और यही आगे रंग दिखाएगी।
तो चलते हैं आपने वापस अपने सवाल क्वेश्चन नंबर 39 पे, जो हमसे पूछ रहा था कि सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन कब होता है? जब हम मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं, या कोयला जलाते हैं, या हम खाना बनाने वाली गैस जलाते हैं, या हम रूम स्प्रे करते हैं। और इसका सही जवाब है जब हम कोल जलाते हैं। बर्निंग कोल जो है वो होता है मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन का एक फैक्टर। चलते हैं 40th क्वेश्चन पे। 40वां सवाल हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत में? संथाल, भिल, मुंडा और गोंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भिल। क्वेश्चन नंबर 41, who amongst the following was awarded राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2019 इन रेसलिंग? तो इसके ऑप्शंस हमारे पास बजरंग पुनिया, सरदार सिंह, दीपा मलिक और सुशील कुमार। और इसका सही जवाब है बजरंग पुनिया जी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए। चलते हैं 42nd नंबर सवाल हमसे कह रहा है व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शन है हमारे पास 10 जनवरी 1920, 4 अप्रैल 1949, 24 अक्टूबर 1945 और 10 दिसंबर। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर 1948। चलते हैं 43rd सवाल पे। Who amongst the following is considered as father of India's space program? नंबी नारायणन, जी माधवन नायर, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम। और इसका सही जवाब है विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी। इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का इनको जनक माना जाता है, विक्रम साराभाई जी को। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया? इनमें से कौन से राज्य की सर्वाधिक वन आच्छादित मतलब प्रदेश है, मतलब सबसे ज़्यादा वन की जो डेंसिटी है, जंगलों की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है वहाँ पे? नागालैंड, मिजोरम, असम और गुजरात। और इसका सही जवाब है असम में। रोरो फेरी स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? भावनगर एंड घोघा, भावनगर एंड दहेज, सोमनाथ एंड द्वारका एंड घोघा एंड दहेज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, घोघा और दहेज को जो है रोरो फेरी जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा शुरू गई थी, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, तो घोघा और दहेज को जो है रोरो फेरी जोड़ती है आपस में, इन्हीं दोनों प्लेसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट डिजास्टर मेजर? आपदा आने के बाद का ये एक मेजरमेंट है, ये एक तरीका है उसको सही करने का। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, जोनिंग, रिकंस्ट्रक्शन, प्लानिंग एंड पॉलिसीज या अर्ली वार्निंग, पूर्व चेतावनी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन जो है वो ही हम तब कर सकते हैं जब हमारा डिजास्टर जो आपदा है वो आके जा चुकी होती है। चलते हैं 47th क्वेश्चन पे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव नोबेल प्राइज फॉर? बहुत ही हलवा सवाल है जो हमारे सामने आया और हम बहुत अच्छे से इसको मार्क कर दें। इसमें तो ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो विंस्टन चर्चिल थे इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पे बिना वक्त और समय गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, जस्टिस एच.एल. दत्ता, जस्टिस एस बालाकृष्णन और जस्टिस ए.एस. आनंद। तो इसमें मैंने बहुत सर्च करा तो हमारी टीम ने भी ये देखा कि हालांकि एच.एल. दत्तू थे करंट चेयरमैन, लेकिन अभी हाल ही में ये बदल गए हैं और अब हो गए हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। तो अगर आपने एच.एल. दत्ता मार्क किया है तो हो सकता है कि आंसर में आपको बोनस पॉइंट्स मिले, और वरना अभी जो करंट के चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो है अरुण कुमार मिश्रा जी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 49th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड? अगर हम देखा जाए तो ये जो आपदा के सवाल आ रहे हैं, आपदा प्रबंधन वाले, और कि उसके पोस्ट आप जो मतलब आपदा आने के बाद के क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, या आपदा आने के पहले कौन कौन सी चीज़ें करी जाती हैं, तो इस तरह के सवाल देखे जा रहे हैं। यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है, जो पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है झारखंड पीएससी में। तो इसमें अभी ये सवाल हमसे पूछा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस साल फॉर्म हुई थी? ऑप्शन है 2006, 2008, 2011 और 2018।
5 और इसका सही जवाब है 2005, 30 मई 2005 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी। ऑप्शन नंबर डी। 58th क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1915, 1921, 1926 या 1911 और इसका सही जवाब है 1911। और इसी सवाल के साथ हमने आधा पेपर अपना कंप्लीट कर लिया है, लगा लिया है। और बहुत से बच्चों को जो हमारा वीडियो इस समय देख रहे हैं उनको आइडिया लग गया होगा कि काफ़ी सवाल, उनकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट रफली क्रिएट हो गई होगी, बन गई होगी कि कितने सवालों पे उन्हें एकदम सही नंबर मिलने वाले हैं और कुछ सवाल हैं जो कुछ उनके गलत हो गए हैं। तो वहीं से ही वो सीखें, उन पर निराश नहीं हो अगर कुछ सवाल गलत हो गए हैं तो, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके आप एक दिन इतना एबल हो जाएंगे कि आपके लिए कोई भी सवाल गलत करना एकदम से खेल हो जाएगा। आप सवाल ही नहीं उठता कि कोई सवाल गलत मार्क करेंगे, आपको सभी इन क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम होंगे। बिल्कुल भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने सारे ही सवाल सही किए हैं वो अब तैयारी कर लेते हैं अपने आगे के चरण की। जो भी ये पेपर क्लियर होगा उसके बाद आगे का जो चरण होता है उनका इंटरव्यू का जो चरण होगा, तो उसके लिए उनको बहुत बधाई। तो चलते हैं अपने 91वें सवाल से शुरुआत करते हैं अगली पारी की अपने क्वेश्चन पेपर में। और जो स्टूडेंट्स तैयारी के लिए लगे हैं, जो और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ आगे अगले पड़ाव पे चलेंगे। जो 50 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं और जिन 50 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनके पेपर में आने के लिए भी, तो वो बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और देखते हैं कि आगे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कहती है। 51 क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ऑन विच डे द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड? बहुत ही अच्छा सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसके प्रारूप को, ये जिस तरह का है कि ऊपर केसरिया रंग, नीचे हरा रंग, बीच में सफ़ेद रंग, और उनके क्या क्या मायने हैं, उनके क्या क्या अर्थ है, तो इसको, इस प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। जून 10, 1947, जुलाई 22, 1947, अगस्त 15, 1947 और जनवरी 26, 1947। और हमारा सही जवाब जो है वो है जुलाई 22, ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 22, 1947 को यही डिज़ाइन जो हम आज अपने प्राउड ऑनरेबल नेशनल फ्लैग के सामने, राष्ट्रीय ध्वज के सामने, तिरंगे के सामने जो हम खड़े होकर नतमस्तक हो जाते हैं, तो ये जो पूरा एक प्रारूप है, जो सेटअप है, जो मॉडल है हमारे तिरंगा का, ये उसी दिन एक्सेप्ट किया गया था। चलते हैं अगले सवाल पे। 52nd क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया? तो सवाल के हमारे 4 ऑप्शंस हैं, 27%, 30%, 33% या 25%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33%। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? और ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलते हैं 54th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट हैज़ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? स्थापित क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, अधिक है। काकरापर, कैगा, नरोरा और तारापुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे कह रहा है कि इसमें से लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? ये सवाल रिपीट हुआ है, अगर इससे पहले हमने ध्यान दिया हो तो यही सेम सवाल हमसे पूछा गया था कि लार्जेस्ट ट्राइब, तो जिसको भी आंसर आता होगा उसने 2 बार मार्क करके बोनस पॉइंट्स पाए हैं। खैर, इसका सही जवाब जो है वो है गोंद ट्राइब। गोंड ट्राइब नहीं, भील ट्राइब, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। भील ट्राइब जो है वो है सर्वाधिक, भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति। चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। वेयर डज टोडा ट्राइब मेनली लिव्स? ट्राइब को भी लेके, जनजातियों और को भी लेके बहुत सारे सवाल फॉर्म हुए हैं, बहुत ही मतलब क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं इस सेक्टर से भी कि ट्राइब्स कहाँ पे कौन सी है और किसका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, या कहाँ पे कौन सी ट्राइब की डेंसिटी ज़्यादा है, इस तरह के सवाल बने हैं। तो टोडा ट्राइब को पूछा गया कि ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है। तो 56 नंबर की जो ये मतलब 56 का जो आंसर है, इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही टोडा ट्राइब जो है वो पाई जाती है, उसका वहीं पे ही सबसे ज़्यादा जनजाति का निवास है। चलते हैं 57th क्वेश्चन पे। वेयर इज इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? 4 ऑप्शन है हमारे पास और हमसे पूछा गया है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोटा, झांसी, लखनऊ और जयपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झांसी।
58th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसमें कोचिन, चेन्नई, टूटिकोरिन और मुंबई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। चलते हैं 59th क्वेश्चन पे, विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी? हिंदी के बाद बोलने जाने वाली सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन है तमिल, बंगाली, मलयालम और तेलुगु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंगाली। बंगाली जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है विश्व में हिंदी के बाद। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रोड डेंसिटी? भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? हरियाणा, केरला, गुजरात या पंजाब? इसमें यूपी का नामो निशान भी नहीं है, तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसका जवाब यूपी हो सकता है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में दिया है हरियाणा, केरला, गुजरात और पंजाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, चरवाक फिलोसॉफिकल सिस्टम, चरवाक दार्शनिक प्रणाली जो है उसको और क्या कहा जाता है? लोक्यात सिस्टम, अस्तिका सिस्टम, मीमांसा सिस्टम या वैसिक्या सिस्टम? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोक्याता सिस्टम, लोकायत प्रणाली। चलते 62 क्वेश्चन पे। 62nd क्वेश्चन कह रहा है, इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सत्वनाज, वाकाटक्याज और चालुक्याज। तो इसमें हम जो है सतवाहन, वाकाटक और चालुक्य को काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करेंगे कि मतलब पहले कौन से आए थे, उसके बाद कौन से आए थे, किसका पहले आगमन हुआ था और किसका बाद में आगमन हुआ था। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही तरीके से इसको प्लेस किया गया है क्वेश्चन में ही कि पहले सत्वनाश का आगमन हुआ था, फिर वाकाटक आए थे और फिर हमारा चालुक्य वंश भारत में आया था। चलते हैं 63rd क्वेश्चन पे। 63rd क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अरामाइक स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो खरोष्ठी लिपि में मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि, जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसका सही जवाब है, उसमें पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ हिस्टोरिकल वर्क Godavaho like Kalhan's Rajtarangini was written by संध्या करानंदिन, वाकपति, बाणभट्ट या बिल्हन? और इसका सही जवाब है वाकपति, ऑप्शन नंबर बी। Question number 65, the collection of the writings of the seven saints is considered as fifth Ved. Which is the name of the above collection? फिफ्थ वेद, पांचवा वेद कहते हैं कौन से इन ऑप्शंस में से? तोलकापियम, सिलापट्टिकरण, मणिमेखालई और तिरुमुरई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तिरुमुरई। क्वेश्चन नंबर 66, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स? हरिहर और बुक्का, बहुत ही अच्छा सवाल और हिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट हैं और जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हलवा सवाल है ये, कि इनमें से निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, किस राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर, काकातिया, होयसलाज या कंपिल? और इसका सही जवाब है विजयनगर, किंगडम ऑफ विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। द फॉरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? राजगीर, अरिकमेडु, भागरपीर या तामलुक? और इसका सही जवाब है अराइकमेडु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ मिडिवल पीरियड वॉज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वॉज अ फ्यूजन ऑफ टर्को मंगोल, पर्शो अराबिक टर्को मंगोल, पर्शो अराबिक टर्को मंगोल और सेंट्रल एशियन और इंडियन एलिमेंट्स और पर्शो अरेबिक। तो चार ऑप्शन दिए हैं और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, पर्शो अरेबिक। क्वेश्चन नंबर 69, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? और हमारे पास चार ऑप्शन है, रामानुजनाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य और माधवाचार्य। और इसका सही जवाब है रामानुजनाचार्य। क्वेश्चन नंबर 70, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट, क्रमशः मतलब ये जो उल इस्लाम कुवैत उल इस्लाम है और जो ये जो मस्जिद है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दिल्ली या लाहौर, अजमेर या दिल्ली, लाहौर एंड अजमेर या दिल्ली एंड अजमेर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली या अजमेर।
दिल्ली में कुवैतुल इस्लाम मॉस्क है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 71st क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को हमको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वही जो जिस तरह का सवाल अभी हमसे सतवनाज वाकाटकाज और चालुक्याज में पूछा गया था, उसी तरह का सवाल है। तो इसमें मैंने पेपर में ही देखा कि जो पेपर हमारे पास आया था झारखंड पीएससी का, उसी में ही स्टूडेंट ने मार्क कर दिया है और उस हिसाब से ऑप्शन में जो है हमें सही जवाब नहीं मिला कहीं पे भी। देखिए क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए हैं वो है स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो अगर हम देखें तो स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में हुए थे, और 1906 में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो उस हिसाब से जो क्रोनोलॉजी हमारी बन रही है वो सबसे पहले हमारा स्वदेशी मूवमेंट जो कि ऑप्शन नंबर ए है, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि ऑप्शन नंबर डी है, उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑप्शन नंबर सी, और लास्ट में लखनऊ पैक्ट आता है। तो उस हिसाब से हमारा जो क्रोनोलॉजी बन रहा है वो है ADCB। लेकिन इस तरह की कोई भी जो वो है हमारे करेक्ट कोड नहीं दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी कुछ मिलता जुलता है, ACDB है, लेकिन ये भी फिर भी सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है ADCB। तो ये क्वेश्चन का जवाब शायद जिसने कोई भी जवाब जो मार्क किया होगा उसके लिए उसको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, और जिन्होंने ये पेपर अटेंड नहीं किया था और अभी आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दूसरे स्टेट PCS के लिए, PSC के लिए, तो उनको मैं सही जवाब बता दूं कि इसका सही जवाब है ADCB। यही इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। चलते हैं 72nd क्वेश्चन पे। हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर। तो किसने फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना की थी और किस साल में। लॉर्ड रिपन इन 1882, लॉर्ड विलियम वेडरबर्न इन 1885, लॉर्ड कर्जन इन 1905 एंड लॉर्ड लाइटन इन 1880, और इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन इन 1882, ऑप्शन नंबर ए। 73 परमानेंट सेटलमेंट एंड रियोतवारी सिस्टम ऑफ इंडिया ऑफ रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इन। तो लैंड रेवेन्यू के ये दो सिस्टम हुए थे। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। कहाँ कहाँ शुरू गई थी। ऑप्शन है बंगाल और मद्रास में, मद्रास और पंजाब में, मद्रास और बंगाल में, या पंजाब और बंगाल में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो स्थायी बंदोबस्त है, वो बंगाल में उसका इंट्रोडक्शन, उसको शुरू वहाँ किया गया था, इस प्रणाली की शुरुआत वहाँ से हुई थी, और रियोतवारी जो सिस्टम है उसकी शुरुआत हुई थी मद्रास से। हम आपको ये भी बता दें कि जो परमानेंट सेटलमेंट है बंगाल में, ये 1793 में मतलब शुरू हुआ था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी, और रियोतवारी सिस्टम को शुरुआत की हुई थी 1820 में, और मद्रास में इसको शुरू किया था सर थॉमस मुनरो ने। चलते हैं अगले सवाल पे। 74th क्वेश्चन है हु हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इन विच ईयर। बहुत ही सरल सा सवाल है कि भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने और कब की थी। तो हमें पता है कि पुर्तगालियों ने हमारे भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, और पुर्तगालियों को लेकर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, पोर्टुगीज इन 1550। तो 1550 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। इसमें से कौन सा राज्य है भारत का जो भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। ऑप्शन है असम, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, और इसका सही जवाब जो है असम, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, और इसका जो सही जवाब है वो है बिहार। बिहार जो है वो इसमें से अपनी सीमा नहीं साझा करता है भूटान के साथ, और बाकी तीनों ही जो प्रदेश हैं असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वो अपनी सीमाएं साझा करते हैं। चलते हैं 76th क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटोल्स आर कॉमनली फाउंड। प्रवाल द्वीप जो होते हैं वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, या रामेश्वरम के निकट, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नियर लक्षद्वीप जो है अटोल्स कॉमनली पाए जाते हैं। 77th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखें तो हमारा जो है 75% भाग खत्म हो गया है हमारे पेपर का,
और प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत आगे तक बढ़ चुकी होगी। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल सही होंगे और बहुत खुश होंगे अपना पेपर देके, क्योंकि उनके जीएस की जो रेट है, जो इनकी एक फ्रीक्वेंसी है जीएस को मेंटेन करने की, वो बहुत हाई लेवल जा चुकी है। बहुत अच्छे से उनको हर एक सेक्टर, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, बहुत ही अच्छे से राज्य व्यवस्था का हो, सब कुछ बहुत अच्छे से उनका प्रिपेयर होते चल रहा है। और यही सब फायदा मिलता है अगर हम जीएस को अपने नॉर्मल रेगुलर लाइफ में, जो एक रेगुलर जीएस जो हम लेते हैं, और उसको अगर हम हाई लेवल से और ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं डेली रेगुलर रूटीन तरीके से, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके पेपर में, आने वाले हमारे पेपर्स में उसका, ये हमें आज साफ साफ दिखता है कि हर एक सेक्टर अगर हम अपना मजबूत करते चलेंगे जीएस में, जो कि किताबों से भी संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सारे ही सेक्शन यानी कि सारे ही सब्जेक्ट्स को एक ही जगह पाना चाहते हैं कि हमें हर तरह के सवाल हर सब्जेक्ट से एक ही जगह पे मिल जाए, तो उसका एक ही साधन है कि हम वीडियोस पे स्विच करते हैं और ऐसे ही वीडियोस को हम पूरे दिन प्रयत्न करते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपके पास लाएं, और रोज़ के 40 से 50 के 100 सवाल तक हम आपके ऐसे लेकर आएँ आपके सामने, जिनको लगाकर आपको भी लगे कि हाँ कुछ सवाल लगाए हैं और ऐसे सवाल हमारे पेपर में आने की बहुत संभावना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अभी तक आप हमारे साथ बने रहे होंगे पूरे वीडियो में, कहीं पे भी आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा, एक एक क्वेश्चन का सही जवाब मार्क किया होगा, अपनी प्रोग्रेस देखी होगी और आने वाले पेपर्स के लिए तैयारी बढ़ा ली होगी। तो इसी सोच के साथ हम बस एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियोस हम बनाते रहेंगे आने वाले पेपर्स के भी आंसर की, और भी जो डेली हम एक एक टॉपिक उठा के उनके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज जो होती है जीएस की वो दे रहे हैं आपको, तो ये आपकी मेंटेन होती रहे, एक पेस बनी रहे, एक लेवल्स ऑफ स्पीड बना रहे, वो कहीं पे भी लैग ना हो। बिल्कुल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सारे ही वीडियोस जो प्लेलिस्ट हमारी है अपलोडेड, उनको सबको देखें और ज़्यादा लर्न करें डेली बेसिस पे। तो चलते हैं अपने 77वें क्वेश्चन पे। 76 सवाल तक हमने पूरा कर लिया है। 77 क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया। तो ऑप्शंस हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो इसमें से कौन सा लक्षण है उसके लिए उपयुक्त है। अगर नर्मदा रिवर की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं। तो वॉल्केनिक ओरिजिन है, विंड ओरिजिन है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन है या ग्लेशियल ओरिजिन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरल ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ऑप्शन है मालाबार कोस्ट, गुजरात कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या कोंकण कोस्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट। तो उसमें दो अर्थ मतलब जो पृथ्वी के जो गति है और जो उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसके हिसाब से उसको लेकर हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है कि अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंजेस, और दूसरा है अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट्स इनटू अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ। बहुत ही खूबसूरती से सवाल को मोड़ दिया गया है, क्योंकि जो अर्थ रोटेट करती है, जो अपनी धुरी पर जो वो घूमती है पश्चिम से पूर्व, उसकी वजह से सुबह और रात होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा गया है कि अर्थ की जो रिवोल्यूशन है, जो चारों ओर वो चक्कर लगाती है सूर्य के, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, तो ये गलत है, दिन और रात नहीं होते, उसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। तो दोनों ही गलत हैं, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट जो है, ये एग्जाम्पल है रिसोर्स सैटेलाइट का, मिलिट्री सैटेलाइट का, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का या मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट का। और इसका सही जवाब है मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। इनसैट दरअसल इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं और इनको कई पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जो ये हम वार्तालाप करते हैं फ़ोन पे, उसके लिए भी, नेट के लिए, ब्रॉडकास्टिंग, ये जो टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके लिए भी, मौसम संबंधी भी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो भी इन्हीं से होती है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी, और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जो है वो इन्हीं सैटेलाइट्स की हेल्प से पूरे होते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है
डी है वही सही जवाब है, मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट। चलते हैं 82 सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ ग्रेटर कंजम्पशन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया। बहुत ही सरल सा सवाल है कि कौन से क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, खनन क्षेत्र यानी माइनिंग सेक्टर, या औद्योगिक क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following Indian state has recorded negative population growth according to 2011 Indian population census? नागालैंड, गोवा, हरियाणा और केरला। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि उनकी जो जनसंख्या है उसमें गिरावट आई है, जो कि अच्छा है क्योंकि हर जगह की जनसंख्या बढ़ रही है, बट अगर गिरावट आई है और वो एक अच्छे लेवल पे है, एक संचालित जगह पर है, एक संचालित लेवल पे है कि हाँ यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो अच्छी बात है। और इसका जो सही जवाब है वो है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। 84th क्वेश्चन पे चलते हैं और 84th क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल इन इंडिया। तो इसमें जो दो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर से स्टेटमेंट वाला सवाल है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, और लेटराइट सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड फाउंड वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। और इसका सही जवाब है, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। 84 का जो है सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। 85th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से हमारे पास 4 मैचेस आए हैं कि आर्टिकल 22.1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 22.4 में क्या कहा गया है, 22.2 और 22.1 में क्या कहा गया है। इसमें से कौन सा गलत मैच है। प्रॉपर ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल्स के क्वेश्चन आए हैं और इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन जो है, आर्टिकल 22.2। Parliament may by law prescribe the circumstances under which a person may be detained for a period longer than 3 months. 3 माह से अधिक के लिए किसी एक व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। तो ये इसका सही जवाब है, यानी कि ये आर्टिकल ये नहीं कहता है, क्योंकि इसमें हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल ये मैच सही नहीं है। हालांकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आर्टिकल के हिसाब से एकदम सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन सी जो है वो सही जवाब है, लेकिन ऑप्शन गलत है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। एज पर 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। भारतीय जनगणना 2011 जो कि लास्ट हुई थी, उनमें से निम्न में से किस भारतीय राज्य की नगरों की संख्या सर्वाधिक है। एमपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हालांकि पहले नंबर पे तमिलनाडु है अगर सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करें। फर्स्ट नंबर का स्टेट जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाउन्स है, वहाँ पे नगर की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो है तमिलनाडु। लेकिन क्योंकि हमारे पास इन ऑप्शंस में से पूछा गया है कि सब सर्वाधिक टाउन्स कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है और अंत में बचता है गुजरात। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, Who said judicial activism should not become judicial adventurism? ये किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। और इसका सही जवाब है जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल केसेस हमारे सामने रखे गए हैं। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। ये 4 केसेस हैं हमारे पास। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा जो केस है इसमें से वो जुड़ा है ज़मींदारी सिस्टम से, ज़मींदारी व्यवस्था से जो संबंधित है। तो हमने बहुत ज़्यादा सर्च की इस क्वेश्चन पे और फिर भी हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं लगे। हमारे हिसाब से जो ऑप्शन इसका होना चाहिए वो होना चाहिए था 1, 2 और 4, क्योंकि जो पहला, दूसरा और चौथा केस है ये ज़मींदारी व्यवस्था से संबंधित केस है और जो तीसरा केस है वो हमें संबंधित नहीं लगा। ऑप्शन हमारे हिसाब से 1, 2 and 4 होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कहीं पे भी वो दिया नहीं हुआ है। 1, 2 and 3 दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 दिया है, लेकिन 3 को हम सही जवाब नहीं मान रहे हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा रिसर्च करें और सही जवाब क्या है। हालांकि हमारे हिसाब से 1, 2 and 4 है, लेकिन आपके हिसाब से आपको जवाब क्या सही लगता है, आपकी क्या रिसर्च निकल के आती है सामने, इसको आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में और हमें जवाबों का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग article is related to the representation of Anglo-Indian community in the legislative assemblies of the state।
निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? आर्टिकल 334, 332, 335 या 333? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 333। वॉट इज ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया? भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि इसमें से प्लानिंग को लेके जो बात हुई है वो इसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका सही जवाब है कि हमें ये चारों ही स्टेटमेंट सही लगे। हमने जो भी रिसर्च करी, आंसरों को खोजा, तो हमें ये चारों ही सही लगे प्लानिंग को लेके। तो हमारे हिसाब से जिसका ऑप्शन आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका सही जवाब है। ऑल आर ट्रू। आप 88 क्वेश्चन के बाद 90th क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए कि इसको आप देखिएगा। अगर आपको सारे ही स्टेटमेंट सही लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका यही जवाब है, और अगर नहीं भी लगते हैं तो उसका सही जवाब क्या है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। उसके बाद चलते हैं 91st क्वेश्चन पे। हमारे पास आखिरी के 10 सवाल बचे हुए हैं, तो हमें देखना है कि इन 10 सवालों में किसने क्या कमाल दिखाया है झारखंड पीएससी के पेपर में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट। संघ लोक सेवा आयोग जो है राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो जाता है किन्हीं स्थितियों में किसी के कहने पे। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। तो रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो यूपीएससी कमीशन है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है राज्य के नीड्स को पूरा करने के लिए। कल चलते हैं 92 क्वेश्चन पे। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस? तो विच वन इज नॉट ट्रू? ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, रिलीजियसिटी एंड इमोशनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियसिटी एंड इमोशनैलिटी, धार्मिकता और भावुकता। क्वेश्चन नंबर 93 हमसे कह रहा है अ पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा, तभी तक नहीं होगा जब कितने वर्ष की आयु पे होगा? 20 साल की, 21 साल की, 19 साल की, 18 साल की। और इसका सही जवाब है जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन चाहिए होती है म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनने के लिए वो है 21 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? ऑप्शन है अतुल कोहली, विश्वनाथ मिश्रा, मायरॉन वीनर और पार्था चटर्जी। इसका सही जवाब है अतुल कोहली। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 95 हमसे कह रहा है इन द इंडियन फिजिकल फेडरेशन सिस्टम resources are allocated from the center to the state. Which of the following is not a means of resource allocation at present? भारतीय राजकोषीय संघनादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन से संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है? इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा। ग्रांट एंड एड, सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ट्रांसफर फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर गाडगिल फॉर्मूला और टैक्स शेयरिंग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर गाडगिल फॉर्मूला। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। चलते हैं 96 सवाल पे। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल, थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पे पेपर क्वालिटी, मैं जूम कर दे रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर या जीएसटी। और इसका सही जवाब है भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे कह रहा है हु हैड बीन ऑथराइज्ड टू कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत? गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य के गवर्नर। चलते हैं 98th क्वेश्चन पे। सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय। बहुत ही सरल सा सवाल पूछा गया है कि जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो जो उसका मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल, आर्थिक जो मॉडल तैयार हुआ था वो किसके उस पे आधारित था, किसकी साइकोलॉजी और उस पे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग था? ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, अमर्त्य सेन, CH हनुमत राव और दादा भाई नौरोजी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस।
चलते हैं अपने 99th क्वेश्चन पे। 99 सवाल हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशन्ड मेजर्स ऑफ डेवलप वर इंट्रोड्यूस। में कौन सा मतलब वही क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि कौन सा जो मेंशन्ड मेजर्स हैं इनमें से जो भी दर्शित विकास के मापक हैं ये इनको पहले इसमें से कौन आया है, दूसरा कौन आया है, तीसरा कौन आया है। तो इसका जो सही जवाब है वो 99th क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन। पहले पर कैपिटा इनकम आई है, फिर PQLI और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज के पेपर और आज के वीडियो के आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल कह रहा है इंडियाज यूनियन बजट, भारत की केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है हमारे पास 4। नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, difference between current expenditure and current revenue, difference between total revenue and total expenditure of government, या sum of monetized deficit and budgetary deficit। और इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, difference between total revenue and total expenditure of the government। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज के झारखंड PSC के पेपर को। हमने बहुत ही रिसर्च करके कुछ सवालों के आसान, बहुत सवाल के जो जवाब थे वो बहुत आसान थे और कुछ सवालों पे बहुत रिसर्च करनी पड़ी, उन्हें बहुत खोजना पड़ा, उनका जो लेवल था वो बहुत ही हाई था। तो इससे हमें ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि ये पेपर एवरेज से ऊपर था और हाई लेवल की सीमाओं को छू रहा था। इस पेपर का जो एक स्टैंडर्ड था, तो सारे 100 सवाल हमने पूरे कर लिए हैं। हो सकता है कि किसी एक आध सवाल में, हालांकि हमने अपनी पूरी नॉलेज के साथ ही, पूरी रिसर्च के बाद ही सारे जवाब आपको बताए हैं, सारी आंसर की तभी आपको बताई है, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं एक आध जवाब या किन्हीं एक आध सवाल में आपको डिफरेंस महसूस हो और आपका जवाब हमारे जवाब से अंतर खाता हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करेंगे, हम उसको पिन करेंगे अगर वही सही जवाब निकला तो, क्योंकि सही नॉलेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का झारखंड PSC का पेपर हुआ है उसी तरह अभी और भी स्टेट PSC के पेपर होने वाले हैं, तो उन सारे ही पेपर्स, उन सारे ही सवालों के जवाबों के साथ हाजिर होंगे हम आपके सामने अपने इस चैनल पे डेली GS डोज, जिसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे बेल आइकन प्रेस करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद। तो वीडियो के अंत तक, यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहे, जिन लोगों ने भी यहाँ तक साथ दिया, सवालों को समझा, पेपर के लेवल को समझा, आंसरों को सुना, जवाब समझे, उन्हें दिमाग में स्थित कर लिया कहीं ना कहीं कि अगर हमें ये सवाल मिल जाए तो हम इसके सही जवाब दे दें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और अपना GS क्वेश्चन बनाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल डेली GS डोज।